हाँ, तो मित्रों, आज हम विषय पे आते हैं। आज का विषय हम लोग इसी पर रखते हैं, इसी बात पर रखते हैं कि भ्रम कैसे फैलाया जा रहा है दीक्षा भूमि के मामले में। भ्रम तरह तरह से फैलाया जा रहा है। एक भ्रम ऐसा फैलाया जा रहा है कि अभी कुछ दिनों पे आया। एक मिनट। जी। दीक्षा भूमि के मामले में एक नया मोड़ आया। पहले बड़ी साफ बात हुई थी कि दीक्षा भूमि समिति ने घोषणा की थी कि विहार का निर्माण, वहां पे कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे 3 मंजिला, जिसके लिए जब पत्रकार परिषद हुई थी तो वहां हमारे अम्बेडकराइट लोगों ने बड़े मजबूती से अपना पक्ष रखते हुए समिति को निरुत्तर कर दिया। समिति के पास कुछ कहने के लिए नहीं था कि भाई क्यों हम ये बना रहे हैं। और जब वो उनके पास कोई जवाब नहीं बना बचा, तो समिति के सचिव राजेंद्र गवई को ये कहना पड़ा कि भाई ठीक है, अगर लोग नहीं चाहते हैं यहाँ पे पार्किंग करना तो हम पार्किंग का काम रोक देंगे। और ये पार्किंग की जो परमिशन है ये मैंने नहीं दी है, ये अध्यक्ष ने दी है। उनके सिर पे मढ़ दिया और साथ में ये भी क्लेम किया कि मैं कोशिश करूंगा इसको रुकवाने की। ये उनका एक दिन का रूप था। अगले दिन फिर एक स्टेटमेंट दी और सारा इल्जाम फिर बनते सुरई से सही पे मढ़ दिया। तीसरा चौथा दिन आया, फिर गिरगिट की तरह रंग बदल लिया और बोला कि नहीं, ये इसमें कोई आपत्ति नहीं है, ये बढ़िया है, अच्छी है, किसी को कोई परेशानी। गिरगिट की तरह सचिव अपना रंग बदलते गए। ये सारा मीडिया का रिकॉर्ड कह रहा है। साथ ही एक और बड़ी बात हुई। एक फेसबुक पर और व्हाट्सएप पे मीडिया सर्कुलेट हुआ एक मैसेज, जो समिति के एक सदस्य डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप आगलावे का लिखा हुआ था, ऐसा कहा जाता है। लगता तो नहीं कि प्रदीप आगलावे इतना झूठा, बेबुनियाद और बेवकूफी भरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोफेसर रहे हैं अम्बेडकर थॉट एंड फिलोसफी के, अच्छे इंसान है, समझदार इंसान है, तो इतनी बड़ी बेवकूफी उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। संभवतः किसी और ने लिखा है और उनके नाम से वायरल कर दिया है, प्रभाव जमाने। तो उस जो छोटा सा एक नोट आया है, आर्टिकल नहीं कहना चाहिए उसको, उसमें क्या क्या भ्रम फैलाए गए हैं, आज हम उसी विषय पे चर्चा करेंगे, ताकि हमारे लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो सके कि भाई अगलावे सर ने कहा है तो भाई बात बिल्कुल सही होगी। तो हम थोड़ा सा इन पक्षों को देख लेते हैं। सबसे पहली बात, उस नोट में प्रोफेसर आगलावे के माध्यम से ये कहला कही गई, अब उन्होंने कहा नहीं कहा हमको नहीं पता, ये बात हमारे सामने आई कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, इस कंस्ट्रक्शन से, ये 3 मंजिली जो खुदाई हो रही है, दीक्षा भूमि को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो खुदाई है स्तूप के नीचे नहीं की जा रही है, बोधि वृक्ष के नीचे नहीं की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर इन दोनों के नीचे नहीं की जा रही है तो ये स्ट्रक्चर भला कैसे गिरेंगे। जबकि इसकी खुदाई तो इनसे काफी दूर, जो अभी वर्तमान पार्किंग है, सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर केंद्रित होगी। तो इसलिए इससे कोई नुकसान स्ट्रक्चर को नहीं होगा, स्तूप को नहीं होगा। और इसके आगे एक उन्होंने हवाला दिया, रेफरेंस दिया, प्रमाण दिया, कि बोला ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये बनाई के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने भी ये आश्वासन दिया है कि इस 3 मंजिली खुदाई से कोई नुकसान स्तूप और बोधि वृक्ष को नहीं होने वाला। अब ये कितना बड़ा झूठ है, ये झूठ हमारे दोस्तों ने पकड़ लाया। योगेश भाई, आप जरा वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं कि बनाई ने अपनी लेटर हेड में इस बात को डिनाई किया, इस बात का विरोध किया कि उन्होंने कभी ऐसा कहा है कि ये खुदाई के बाद भी बोधि वृक्ष को और स्तूप को कोई नुकसान नहीं होगा। सीधी सी बात है, इससे नुकसान होना है, ये बनाई का डे 1 से कहना है, आज भी यही कह रही है। तो वो अपने पक्ष से हटी नहीं है। हमारे सामने ये झूठा, ये लेटर है, इसको स्क्रीन पे हम देख सकते हैं। बिल्कुल साफ साफ मराठी में लिखा हुआ है कि भाई बनाई ने इसका कभी भी विरोध, समर्थन नहीं किया इस खुदाई का, इससे नुकसान होगा। अगर ये कोई भ्रम फैला रहा है कि बनाई ने समर्थन दिया है, ये गड़बड़ है।
तो ये बात हो गई एक। अब दूसरी बात, प्रोफेसर अगलावे अपने नोट में ये कहते हैं कि ये जो नया स्ट्रक्चर बनेगा, पहली चीज तो इससे नुकसान होगा ही नहीं। बनाई का भी उन्होंने दे दिया, तो बनाई का हमने तो पेपर दिखा के खंडन कर दिया। अब दूसरी बात आती है कि चलिए मान लेते हैं कि बनाई या किसी इंजीनियरिंग संगठन ने इजाजत दे भी दी, तब क्या होना चाहिए? तो तब भी हम जैसे सामान्य इंसान को अपना कॉमन सेंस का प्रयोग करते हुए ये समझता है, हर कोई समझता है कि किसी पुराने स्ट्रक्चर के सामने अगर आप 3 मंजिली खुदाई करोगे, और वो भी आजकल कितनी खतरनाक बड़ी बड़ी मशीनें आती है ड्रिल करने के लिए, उसके वाइब्रेशन से स्तूप को हिलना ही है, नुकसान पहुंचाना ही है। आज ही हमारे किसी मित्र ने यह सूचना दी है नागपुर के कि दीक्षा भूमि के स्तूप में पानी रिसने लग गया है इस खुदाई की, क्योंकि खुदाई गहरी हो गई होगी, बारिश आई होगी, पानी जमा होगा, वहां तक आने लग गया है। तो अगर कोई इंजीनियरिंग एसोसिएशन भी इसकी इजाजत देती है तो हम उसको नहीं मानने वाले, क्योंकि हम में इतनी अकल है, होनी चाहिए कि अगर आप सामने इतनी ज्यादा गहराई कर दोगे, खुदाई कर दोगे, तो पानी जाएगा ही जाएगा, और पानी ना भी जाए तो वो जो ड्रिल का वाइब्रेशन होगा उससे वो पुराना स्ट्रक्चर ढह के गिरना ही है, बोधि वृक्ष का नुकसान होना ही है। इसलिए हमने एक आर्ग्यूमेंट दिया था कि भाई अगर आपका मानना है कि इस 3 मंजिली खुदाई से बोधि वृक्ष को नुकसान नहीं होता है, तो स्तूप को नुकसान नहीं होता है, तो क्यों ना ये 3 मंजिली पार्किंग जो है, ये दीक्षा भूमि के सामने जो मेन रोड जा रही है उसके नीचे कर दीजिए। आपके इंजीनियर्स कहते हैं कि कोई नुकसान नहीं होता है, तो ठीक है, मेन रोड के नीचे कर दो, ऊपर से सारी बसेस और सबको घूमने दो। आप वहां पे बोलोगे कि नहीं, इतना भार नहीं सह पाएगा। और जब दीक्षा भूमि के परिसर पे बन रहा है, वहां पे लाखों की संख्या में लोग आएंगे, वो भार सह लेगा, और इनकी बस और उसका भार नहीं सह पाएगा। ये बड़ा बेबुनियाद और गलत लॉजिक है, इसलिए हमको इसका विरोध करना चाहिए। अगर इस बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होता हो, किसी बिल्डिंग को उसके सामने खुदाई की जाए, नागपुर रेलवे स्टेशन के सामने का बना दो ना 3 मंजिली पार्किंग, देख लो वहां क्या होगा। सबको पता है क्या होगा, नहीं करने वाले ये, लेकिन हमारी जमीन है तो वहां पे नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। दूसरी बात, पहले दिन से हमारे लोगों का एक ही आर्ग्यूमेंट है कि ये 3 मंजिली पार्किंग में आप करोगे क्या? प्रतिदिन जो हमारी गाड़ियां आती है वहां पे, वो इतनी नहीं आती कि उनको जमीन के अंदर रखा जाए। जमीन के ऊपर जो आज हमारी पार्किंग है वो काफी है हमारे विजिटर्स के लिए, दर्शनार्थियों के लिए गाड़ी रखने के लिए। वहां गाड़ी रखते आराम से चले जाते हैं। और जो धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस होता है या कोई विशेष अवसर होता है, उस दिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं, 30-30 लाख लोग आते हैं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पहले ही गाड़ी छोड़ देते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अंदर तक आ ही नहीं सकती है। तो उस दिन जब गाड़ी आएगी ही नहीं, तो उस दिन गाड़ी कौन पार्क करेगा? और नॉर्मल डेज में हमारी गाड़ी रहती ही नहीं है, तो उस दिन कौन करेगा? तो ना हम नॉर्मल डे में गाड़ी पार्क करेंगे, ना विशेष अवसर पर पार्क करेंगे, तो इस स्तूप परिसर में पार्किंग कौन करेगा? ये हमको जवाब चाहिए। इसका जवाब कुछ नहीं है आपके पास। एक जवाब जो पिछली बार चेतन भाई ने दिया था, बड़ा सही जवाब दिया था, क्योंकि उस परिसर में एक कॉलेज है, अंबेडकर कॉलेज, जो कुछ लोगों की निजी मिल्कियत है, उनका अपना प्रॉफिट का सेंटर बना हुआ है। वो उसको ग्रेडिंग लेना है नैक में A++, और उस ग्रेडिंग के लिए उसके पास एक कमी है कि पार्किंग की सुविधा नहीं है। तो वो उस कॉलेज को ग्रेडिंग देने के लिए, अपनी कमाई करने के लिए, निजी कमाई करने के लिए, मुनाफाखोरी करने के लिए ये पार्किंग बना रहे, क्योंकि वैसे भी अभी भी उस कॉलेज की फैकल्टी और स्टूडेंट हमारे जो नॉर्मल परिसर की पार्किंग है उसका ही इस्तेमाल करती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां हो रहा है। कल में ये जो बोल रहे हैं ऑडिटोरियम बनाएंगे, उसको हम लोगों को देंगे। भाई ऑडिटोरियम बनाओगे तो आप कभी भी सामान्य लोगों को नहीं देने वाले, अम्बेडकराइट मिशन के लोगों को नहीं देने वाले। ये बात पूरे विश्वास से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीक्षा भूमि पे 2 साल पहले तक बुद्धा फेस्टिवल हुआ करता था, TBMSG ऑर्गेनाइज करती थी बड़े पैमाने पे। उस बुद्धा फेस्टिवल के लिए सिर्फ और सिर्फ खुली जमीन चाहिए थी, शुरुआत में दी, बाद में वो खुली जमीन तक के देने से मना कर दिया।
तो जब आप एक बुद्धिस्ट संगठन को, जो कि बुद्ध पे फेस्टिवल कर रहा, कुछ भी आइडियोलॉजिकल ऐसा इधर उधर नहीं हो रहा है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी से, बुद्ध की आइडियोलॉजी से, वो तो बुद्धिस्ट फंक्शन था, कल्चरल इवेंट था, बड़ा अच्छा था, उसको आपने जानबूझ के रोक दिया। तो हम कैसे उम्मीद करें कि जो आगे आप ऑडिटोरियम बनाओगे वो आप कोई बुद्धिस्ट अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन को दे दोगे? कतई नहीं देने वाले। वो ऑडिटोरियम सिर्फ और सिर्फ इनके कॉलेज के फंक्शंस के लिए, सेमिनार्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें हल्का सा भी शक किसी को नहीं होना चाहिए। तो प्योरली 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 प्रॉफिट के लिए बनाया जा रहा है इनके कॉलेज के। दूसरा शक जो हमें शुरू से है, संजू भाई ने भी जो बात उठाई थी और जो स्ट्रक्चर को अभी देख के आएगा दीक्षा भूमि में, जिस तरह से फोटोज हमने देखी उससे भी साफ समझ में आता है कि ये प्योरली कमर्शियल प्लान है। इसका उद्देश्य 3 मंजिला जो है वो पार्किंग, तो पार्किंग, साथ में कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, मल्टी स्टोरीड। और जिस तरह से ये बन रहा है उसको देख के लगता है कि न सिर्फ जमीन के अंदर बल्कि जमीन के ऊपर भी ये मल्टी स्टोरीड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पे करोड़ों की दुकानें और मॉल्स बेच दिए जाएंगे, वेयर हाउस बना दिया जाएगा इसके नीचे, और तो सब कुछ चला जाएगा हमारे हाथ से। प्योरली कमर्शियल हो जाएगा, प्राइम लोकेशन पे है, धड़ल्ले से लोग पैसा कमाएंगे जो इसमें इन्वेस्ट करेगा, और हमारे लोग की जमीन चली जाएगी। जो हम लोग की भीड़ आती है, लोग आते हैं इतनी लाखों की संख्या में, जब जगह नहीं रहेगी, उनको तकलीफ होने लगेगी, अपने आप धीरे धीरे लोग कम होने लगेंगे और कुछ समय बाद दीक्षा भूमि पर लोगों का 14 अक्टूबर को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस में आना अपने आप बंद हो जाएगा, बंजर हो जाएगी वो जमीन। और वैसे ही स्तूप को तो आप इतना कमजोर कर दोगे ड्रिल कर करके कि वो भी एक दिन ढह जाएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको झुठला रहे हैं प्रोफेसर आगलावे, अगर उन्होंने खुद ने लिखा है तो बहुत गलत बात। इसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमको ये चाहिए वो चाहिए करते हैं। हमारे लोगों ने बड़ी अच्छी बात कही थी, उनका आर्ग्यूमेंट भी रखते हैं कि अगर मान लिया जाए कि आपने अंडरग्राउंड पार्किंग हमारे लोगों को रहने के लिए दी है उन विशेष अवसरों पर, कि बारिश आ गई तो लोग वहां चले जाए, जैसा कि वो कह रहे हैं, तो सोचने की बात है अगर वास्तव में वहां बारिश आ गई और वास्तव में खुला रहा आम लोगों के लिए, तो वहां कोई इनको रोकने वाला तो नहीं रहे कितने लोग जाएंगे कितने लोग नहीं जाएंगे। हर कोई चाहेगा शेल्टर लेना, और उसमें भगदड़ मचेगी, लोग मरेंगे, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वैसे भी जो चीज अंडरग्राउंड होगी, वो भी 3 मंजिला, तो वहां तो 24 घंटे 24/7 इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, क्योंकि वेंटिलेशन उसके बिना नहीं होता। पूरा उसको एसी चाहिए, वेंटिलेशन के लिए चाहिए, तभी वो वहां पे कोई इंसान जीवित हो सकता है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग एक साथ चले गए, भगदड़ में मर जाएंगे। और एक बार अगर भगदड़ में मर गए, तो जिस तरह से दिल्ली का कुतुब मीनार था, एक बार वहां सफोकेशन से स्कूल के बच्चे मर गए थे। पहले वो कुतुब मीनार के अंदर ऊपर तक लोग जाया कर सकते थे, लेकिन आज कुतुब मीनार के अंदर कोई नहीं घुस सकता है, क्योंकि उस भगदड़ में बच्चे मर गए थे एक बार बहुत बड़ी संख्या में। मैं उस समय बहुत छोटा था, तब रेडियो में ये न्यूज सुना था। तो एक बार जब वहां के स्कूल के बच्चे मरे, उसके अंदर हमेशा के लिए प्रवेश निषेध कर दिया। तो दीक्षा भूमि में भी अगर इस तरह को भारी जनहानि हो गई, तो समझ लीजिए कि हमेशा के लिए कानूनन लोगों का आना प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, जिस तरह से कुतुब मीनार में हुआ है। तो ये पूरा पूरा लोगों को रोकने की साजिश है। हम अपने जितने भी ऐतिहासिक स्थल अभी भी देखते हैं, बुद्धिस्ट स्थल बंजर पड़े हैं, कोई वहां झांकने वाला नहीं, और इसके चलते वो धीरे 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 बर्बाद होते जा रहे हैं। किसी भी धार्मिक स्थल का, दर्शनीय स्थल का महत्व तब तक है जब तक लोग वहां आते हैं। जिस दिन लोग आना बंद हो गए, तो उसका अर्थ अपने आप खत्म होना है, उसका इतिहास खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सिरपुर में देखिए, कहाँ मध्य प्रदेश में जगह जगह देख लीजिए अशोक के जो शिलालेख मिले हैं, देवास के आसपास भी और इधर उधर, कोई नहीं जाता वहां पे। जब कोई जाता ही नहीं है, तो वो कितना भी महत्व का क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर लोग जाएंगे, जाने लग जाएंगे, तो वो इतिहास वापस जीवित होगा, उस जगह का महत्व बचेगा। जगह का महत्व खत्म करने की ये कोरी साजिश है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक और बात आगलावे जी ने कही, उन्होंने ये कहा कि ये जो हम नई बिल्डिंग बना के देंगे, नया कंस्ट्रक्शन बना के देंगे, ये इतना मजबूत होगा,
इतना ब्यूटीफाई करके देंगे, इतना सुंदर करके देखेंगे कि क्या कहने। तो भैया ये जो सुंदरता शब्द है ये बड़ी खतरनाक शब्द, ब्यूटिफिकेशन और डेवलपमेंट, आज की तारीख में ये दो शब्द बेहद खतरनाक हो गए, जबकि मूल रूप में नहीं है। कैसे खतरनाक है, एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। नागपुर के पास में एक चिचोली नाम का गांव है। उस चिचोली गांव में बाबा साहब का एक म्यूजियम है। वामन राव गोडबोले ने जो बाबा साहब की पर्सनल चीजें थी उसको बड़ा अच्छी तरह अपने पास सहेज के रखा था। बाबा साहब के जूते, बाबा साहब का सूट, बाबा साहब का हैट, उनका शेविंग रेजर, उनका शेविंग ब्रश, उनका शू पॉलिश, क्या क्या चीजें नहीं थी बाबा साहब की। टाइपराइटर भी था, एक एक पेन थे उनके, तरह तरह के बहुत सारे कलेक्शन। वहां पे मैं उस वक्त गया था, आज से 15-20 साल पहले, और अभी कुछ महीने पहले वहां गया चिचोली में। अभी वहां पे गए तो पता चला चिचोली का बड़ा विकास हो गया है, ब्यूटिफिकेशन हो गया है, डेवलपमेंट हो गया है। तो बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई, हम जब पहले गए थे तो एक बड़ा सुंदर सा बहुत अच्छा स्तूप था वो, और उसमें बहुत अच्छी तरह बाबा साहब की चीजें कांच के अंदर बड़ी अच्छी तरह एक एक चीज रखी हुई थी। उनको देख के आंखों में आंसू आ गए थे कि जिंदगी में मुझे, अपनी जिंदगी में किसी म्यूजियम या किसी स्थल पर जाने पे उस खुशी का अनुभव नहीं हुआ था जो मैं और सेवंती, हम दोनों ही गए थे उस वक्त, जो हमको वहां पे देख के हुआ था। हम पूरा पैदल गए थे उस वक्त, तो हमारे पास गाड़ी वाड़ी कोई रास्ता भी नहीं पता था। मेन रोड से पैदल 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 चल दिए, चलते जा रहे और वहां पहुंचे थे। अद्भुत था, अद्भुत था सारा, वैसा देखने के लिए आज तक कभी नहीं मिला। बिल्कुल वही भाव लेके, वही इमोशंस लेके इस बार हम गए। इस बार तो अच्छी बात है गाड़ी से गए थे, पैदल नहीं चलना पड़ा। जब वहां गए वहां पे बड़ा सुंदर सुंदर कंस्ट्रक्शंस देखे, बड़ी खुशी हुई कि चलो भाई और अच्छा बना दिया। हल्का सा दुख भी हुआ कि उसमें क्या कमी थी, लेकिन चलो ठीक है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है तो कोई बुराई नहीं। बड़े सुंदर सुंदर ऑडिटोरियम बन रहे हैं वहां पे, बड़े अच्छे अच्छे कमरे बन रहे हैं, सामने पानी का वो सुंदर सा फाउंटेन बना हुआ है। कोई सुंदरता में कमी नहीं, कैनोपी बनी हुई है, बड़ी अच्छी लग रही है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन हम जब बाबा साहब की चीज देखने के लिए उस म्यूजियम में गए, जो पुराना म्यूजियम अभी भी यथावत बरकरार है, वहां बाबा साहब की एक भी चीज नहीं सिवाय उनके टाइपराइटर के। सब चीजों की फोटो खींच खींच के लगा दी है। ये बाबा साहब का हैट है, उसकी फोटो, ये बाबा साहब का कोट है, उसकी फोटो, ये बाबा साहब का रेजर है, उसकी फोटो। ये सारी मूल चीजें कहाँ गायब हुई? जब वहां के स्टाफ से पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये प्रिजर्वेशन के लिए, कंजर्वेशन के लिए गई है, इसके ऊपर ये होगा वो होगा, और उसके बाद वापस लाई क्योंकि ये खराब हो रही थी। बात में तो दम था। ये कपड़े वाकई जब हमने देखा था तभी से उसमें कीड़े लग रहे थे, झड़ रहे थे, कपड़े अपने आप पुराने होने लगते समय के साथ साथ। उस लॉजिक को मान सकते हैं। उनकी हैट चलो लेदर की थी, वो खराब हो रही, वो भी मान सकते हैं। लेकिन जो बाबा साहब की मेटेलिक चीजें थी, चाहे वो शेविंग रेजर हो, चाहे चम्मच हो, या शू ब्रश हो, इनको कौन से प्रिजर्वेशन की जरूरत है? लाखों साल करोड़ों साल तक तो वैसे ही चल सकते हैं। लेकिन सब गायब से किस नाम पे? डेवलपमेंट, ब्यूटिफिकेशन। तो डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन होता है कि सिर्फ और सिर्फ इतिहास को मिटाने की साजिश होती है। दिल्ली के लाल किले में भी बिल्कुल यही हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उस समय पे हुआ था कि लाल किले का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, ब्यूटिफिकेशन, रिनोवेशन। चलो बड़ी अच्छी बात है भाई, कीजिए, क्योंकि बहुत पुराना है लाल किला, किसको आपत्ति होगी। जब वहां पे कथित ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू हुआ, ये सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया, और खुद हमने भी देखा है अपनी आंखों से, जो वहां की कलाकृति थी, जो एक मुगल कलाकृति होती थी, और जो अरबी फारसी में जो अभिलेख लिखे गए थे और जो डिजाइन बने गए थे, सारे को खरोच खरोच के मशीन से चिकना कर दिया, ताकि उस पर कोई मुगल या इस्लामिक पहचान न दिखे। कितनी साजिश होती है ब्यूटिफिकेशन। ये दिल्ली के लाल किले में हमने देख लिया, नेशनल हेरिटेज है। चिचोली में हमने देख लिया। अब यही हरकत यहां पे होने वाली है अपने दीक्षा भूमि में। ब्यूटिफिकेशन एक बहाना होता है हमेशा सच्चाई को छुपाने का, उसको नाश करके मिटाने का। इसके तीन एग्जाम्पल, हम दो एग्जाम्पल आपने हमने अपने सामने रख दी, तीसरा अब होने वाला है। तो ये हमको समझना चाहिए। अब डेवलपमेंट,
अब लोग कहेंगे डेवलपमेंट के आप क्यों विरोधी हो, विकास तो बड़ी अच्छी चीज होती है। विकास जो शब्द है बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब से हमारे देश में तथाकथित उदारवाद आया, उदारवाद भी सब बड़ा अच्छा शब्द है, लिबरलाइजेशन, उदार दिल का व्यक्ति तो कितना अच्छा होता है, इसका दिल बड़ा नर्म है, वो अकड़ू नहीं है, बड़ा कोमल है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जब उदारवाद होता है तो उसका अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। उदारवाद का मतलब बिल्कुल कठोर शासन हो जाता है वहां, कहने के लिए कि लिबरल है, कोई लिबरल नहीं होता है वहां पे। वहां पे पूरा कंट्रोल एक कॉरपोरेट का होता है, वो जैसा चाहेगा, वो जितना चाहे उतना निचोड़ लेगा, मजदूरों को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, सारी उसकी मिल्कियत चलती है। उसी तरह विकास, डेवलपमेंट भी इकोनॉमिक्स में जब आया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरा बर्बाद शब्द हो गया है। हमने छत्तीसगढ़ के हसदेव में देखा है, डेवलपमेंट के नाम पे हरा भरा घना जंगल जो हुआ करता था, उसको पूरी बंजर भूमि बना दिया गया, ताकि वहां पे अडानी पावर प्लांट बन सके। ये है डेवलपमेंट मॉडल हमारे देश का। तो इसलिए डेवलपमेंट जब भी होता है, और वहां के निरीह पशु पक्षी मर गए, छोटे छोटे पक्षी और पशु मारे गए वहां पे, क्योंकि उनका घर था। और पशु पक्षी ही नहीं, वहां रहने वाले आदिवासी, पिछले हफ्ते हमको हमारे छत्तीसगढ़ के मित्रों ने बताया था कितनी 1.5-2 लाख की संख्या में उनको पलायन करना पड़ा, क्योंकि ये डेवलपमेंट यहाँ पे आ गया था। हमारी दीक्षा भूमि में भी जिस दिन ये डेवलपमेंट आ गया ना, तो हमारे लोग का अपने आप पलायन हो जाएगा। पलायन मतलब वहां तो कोई रहते नहीं है, लेकिन जो आते थे ना, उनका आना बंद हो जाएगा। और दीक्षा भूमि की एक ऐतिहासिक भूमिका है, वो सिर्फ नागपुर की नहीं है। नागपुर का तो ड्रैगन पैलेस हो सकता है, बिल्कुल नागपुर की विशेषता है, लेकिन दीक्षा भूमि अकेले नागपुर की नहीं, वो पूरी दुनिया की है। क्योंकि दीक्षा भूमि की शोभा इसीलिए है क्योंकि वहां पे लाखों लोग आते हैं। जिस दिन वो लाखों लोग आना बंद हो गए, उसके होने और नहीं होने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन लाखों लोगों को रोकने की ये साजिश है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ से पलायन कराया गया, उस तरह से हमारे दीक्षा भूमि में हमको रोका जा रहा है एंट्री को। इस चीज को हमको बड़ी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। अब दूसरी बात अगलावे जी ने तीसरी बात कह देते हैं, ये कही कि ये जो नया कंस्ट्रक्शन होगा, ये इतना मजबूत होगा, इसको ऐसे पत्थर से बनाया जा रहा है, राजस्थान के कहां से वो पत्थर लेके आएंगे कि वो सालों साल चलेंगे, 3 पीढ़ी तक कुछ नहीं हुआ, 300-200 साल तक कुछ नहीं होने वाला उसको, इतना मजबूत हम बनाएंगे। बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है उनका। यहाँ पे 200 करोड़ मिल रहे हैं आपको, और कुत्ते की तरह दुम हिलाने लगे हमारी समिति वाले उस 200 करोड़ के आगे। हमको देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि जब अयोध्या के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए उपलब्ध कराए थे, तो हमारे लोगों को बड़ी आपत्ति थी कि एक हिंदू मंदिर के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं, और आज जब हम बौद्धों को दिए जा रहे तो हम तब भी आपत्ति लगा रहे हैं। तो ये तो बड़ी गलत बात है। अरे वो बौद्धों को दे रहे हैं तो चुपचाप ले लेना चाहिए, और ब्यूटिफिकेशन में सहयोग देना चाहिए। तो वो आगलावे जी को हम ये बताना चाहेंगे कि अयोध्या में 200 करोड़ नहीं, उससे कई ज्यादा करोड़ का खर्चा हुआ भारत सरकार के द्वारा। बड़े सुंदर राम पथ बनाया गया, अयोध्या के स्टेशन से लेके मंदिर तक बड़ा सुंदर पत्थर का मंदिर बनाया गया। एक बारिश आई, वो मंदिर का छत टपकने लगा, राम को अब रेनकोट की जरूरत पड़ने लगी है। जिस तरह ठंडी हो जाती है तो भगवानों को कंबल पहनाया जाता है, गर्मी के समय एसी पहना लगाया जाता है, जब बुखार हो जाता तो उनको खिचड़ी खिलाई जाती, डॉक्टर आके देखते तब रेनी सीजन आ गया तो उनको छाता की जरूरत पड़ जाएगी। इसमें कोई शक नहीं होगी। मुख्य पुजारी ने कहा कि पानी टपक रहा है भाई राम के ऊपर। ये है विकास। दूसरा, जितनी सड़कें बनाई थी आस पड़ोस की झुग्गी को तोड़ते हुए, बुलडोजर चला दिया था उस झुग्गियों पे, लोगों के घरों पे, और रास्ता बनाया था। उस रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा योगेश भाई उस चित्र का, अयोध्या वाली। बेटा थोड़ी देर बाद आ रहा हूँ, हाँ? ठीक है। तो इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं वहां पे कि वहां पे चलना असंभव है लोगों का। और जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है, हाँ ये आप देख रहे हैं, ये है। कितने महीने हुए हैं अयोध्या का कायाकल्प हुए हुए? 3-4 महीने हुए होंगे अभी। वो राम आएंगे आएंगे, अभी बड़ा भजन चला था उस समय। हाँ, ये है, जरा सी बरसात नहीं झेल सका राम पथ। अयोध्या जागरण ने ये न्यूज दिया है। इस ये जो साइड की दीवारें आप देख रहे हैं, ये दीवारें तक के ढह गई है,
पूरा पानी पानी होगा और ये मुख्य सड़क का ये हाल है। और जो अयोध्या का रेलवे स्टेशन है उसमें इतना ज्यादा पानी घुस गया है कि असंभव है वहां से किसी इंसान का चलने। तो ये है इनका डेवलपमेंट मॉडल। ये जब अपने धर्म के सगे नहीं हुए, वहां पे भी इतना भ्रष्टाचार, तो ये बुद्धिस्ट लोगों की क्या सगे होंगे। तो अगलावे जी, जो आप 300 साल करने की बात कर रहे हैं, ये 3 महीने चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 3 महीने नहीं चलने वाला, बिल्कुल ऐसे ही बर्बाद होगा, क्योंकि हम हवा में नहीं कह रहे हैं, बात प्रमाण है आपके सामने। दूसरी बात, ठीक इसी तरह कई करोड़ रुपए दिए गए थे उज्जैन के महाकाल मंदिर के रेनोवेशन के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वहां पे भी बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बड़ा ब्यूटिफिकेशन हुआ। चौड़ी सड़क बनाई गई, सुंदर सुंदर पत्थर की मूर्तियां बनाई गई, पत्थर के बड़े बड़े सुंदर नक्काशी किए हुए खंबे लगाए गए, पिलर्स लगाए गए, बड़े सुंदर थे। अब हमने तो जाके नहीं देखा, लेकिन फोटो में जरूर देखा था। हवा चली एक दिन, तेज आंधी चली। आंधी में वो सारे पत्थर की मूर्तियां गिर गई, टूट गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। और पत्थर के जो खंबे थे, पिलर्स थे, वो भी चकनाचूर हो गए। अब सवाल उठता है कि कभी आंधी आती है तो क्या पत्थर की मूर्ति चूर चूर हो सकती है? पत्थर का खंबा टुकड़े टुकड़े हो सकता है? अशोक स्तंभ तो आज तक खड़े हुए हैं, उनको कोई बाल बाका नहीं कर सका, ये कैसे टूट गए? तो जब वो टूटे, तब लोगों को पता चला, अरे बाप रे, ये पत्थर की मूर्ति ही नहीं है, ये प्लास्टिक की मूर्ति थी, खोखली। उसको लुक दे दिया गया था पत्थर का लीप पोत के। प्लास्टिक के खंबे थे, उनको लुक दे दिया गया था पत्थर का। तो करोड़ों का भ्रष्टाचार। फोटो आप दिखा सकते हैं योगेश भाई, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, कि कैसे ये मूर्तियां एक, हाँ, ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये पत्थर की मूर्ति थी। इसको देख के ऐसा भ्रम होता था, एक बारिश आई, मूर्ति निकल के गिर गई। और ये एक नहीं है, टुकड़े टुकड़े, सिर अलग, धड़ अलग, पैर अलग, सारी मूर्तियों का ऐसा हो। तो ये है इनका विकास। ये अपने धर्म के सगे नहीं हुए, कम से कम अपने धर्म के निर्माण में तो थोड़ी सी ईमानदारी रख लेते, वो नहीं रख पाए हैं। तो इनसे हम उम्मीद करेंगे कि ये हमारे दीक्षा भूमि को आके 300 साल की मजबूती दे देंगे। 3 महीने की नहीं दे सकते हैं। ये पहली बारिश में नहीं ढही तो ऐसा हो नहीं सकता, पूरी दीक्षा भूमि ढह जाएगी एक बारिश। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके रिकॉर्ड बता रहे हैं, हम कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। कह दो कि अयोध्या में ऐसा नहीं हुआ, कह दो कि ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे महाकाल में, तो हम मान जाएंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि इतना खुलेआम जो भ्रष्टाचार इन दोनों मंदिरों में हुआ है, इसके बावजूद भी एक भी इंजीनियर, एक भी ठेकेदार, एक भी आर्किटेक्ट, किसी एक की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ना किसी के घर में वसूली हुई है कि आपको जो हमने करोड़ों रुपया दिया था वो कहाँ गया। आपने जब ये खोखली चीजें यहाँ पे लगाई है, एक बारिश में गिरने वाली, तो गया कहाँ पैसा? कोई अरेस्ट नहीं हुआ है, कोई ईडी सीबीआई ने जांच नहीं की है। जब वहां नहीं की है तो हमारी दीक्षा भूमि में क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं होने वाला। हद से ज्यादा भ्रष्टाचार होगा, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन आज की तारीख में हो रहे हैं। अभी नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देख लीजिए, अगर आपने देखा हो, तो वहां पे पूरा पानी का झरना बन गया है, इतना पानी गिर रहा है। जबलपुर में अभी एक हवाई अड्डा बनाया गया और उसका उद्घाटन करने के लिए स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, उद्घाटन करके गए। 3 दिन में वो छज्जा गिर गया, और ऐसा गिरा कि एक कार पे गिर गया। वो तो शुक्र है कि कार का ड्राइवर उस वक्त नहीं था, नहीं तो वो मर जाता। कार पूरी दब गई। और गुजरात में भी एक एयरपोर्ट पे बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो डेवलपमेंट बड़ी खतरनाक चीज है, ब्यूटिफिकेशन बड़ी खतरनाक चीज है। ये 3 हमने सेक्युलर एग्जाम्पल दिखा दिए हैं, 3 रेलवे स्टेशन के, 2 रिलीजियस प्लेसेस के दिखा दिए हैं। तो इतना सब देखने के बाद भी कोई बेवकूफ ये कहे कि हम भी चाहते हैं कि दीक्षा भूमि में यही हो, तो दीक्षा भूमि में ये हो गया ना, लाखों लोग मरेंगे। वहां तो ठीक है, कोई मरा नहीं कम से कम, ये सबसे बड़ा अंतर है। तो इसलिए दीक्षा भूमि में किसी कीमत में नहीं, अभी जो निर्माण हुआ है कम से कम इतना मजबूत है कि वो सब कुछ सह सकता है। तो हमको आप उससे मजबूत करके नहीं दे सकते हो, ये फैक्ट है। अगली बात, अगलावे जी ने ये कहा कि सरकार अगर हमको फंडिंग दे रही है 200 करोड़ की, तो हमको ले लेना चाहिए,
क्योंकि हमारे पास इसको संचालन के लिए पैसे नहीं है। अब पैसे क्यों नहीं है संचालन के लिए, इसका कारण उन्होंने हमको नहीं बताया। बताना चाहिए था, हमको ये जानने का हक है कि इस कैंपस के अंदर एक स्कूल कॉलेज चल रहा है, उस कॉलेज से वार्षिक इनकम कितनी होती है जानने का हमको हक है, क्योंकि आपने उसको कैंपस के अंदर बनाया है। उसका जो प्रॉफिट होता है उसका आप क्यों नहीं मेंटेनेंस में लगाते हो, ये पूछने का हक हमको है। उस कॉलेज का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्यों नहीं आप किराया देते हो, कम से कम किराया दीजिए। हमारी पार्किंग का इस्तेमाल आप फैकल्टी और स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं तो उसका किराया दीजिए हमारी दीक्षा भूमि के मेंटेनेंस के लिए, पूछने का हमको अधिकार है। और तो और वहां जो फर्स्ट फ्लोर पे ऑडिटोरियम बना हुआ है, खाली हॉल जो बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है, उसको तक को देने के लिए आप पैसा मांगते हो, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि हम ये जो ऑडिटोरियम बनाएंगे अंदर अंडरग्राउंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, जिसका मेंटेनेंस में ही लाखों रुपए लगना है, क्योंकि वहां पे 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एसी चाहिए, वो मस्ट हो जाएगा वहां पे। एसी वहां पे शौक की चीज नहीं रहेगी। 3 मंजिला नीचे है तो एसी तो लगाना ही पड़ेगा, मजबूरी, तो सांस कहाँ से लेगा इंसान, गर्मी में बिना ऑक्सीजन घुट के मर जाएगा। तो वो पैसा आप कहाँ से लाओगे, इसका कोई जवाब नहीं। और ये कहते हैं कि हमारे लोग इतने कंजूस होते हैं कि जेब से सिर्फ 100 या 200 रुपए निकालते हैं, नहीं 50 और 200 भी नहीं बोला था, इतने निकालते हैं, बाकी नहीं निकालते। इसका कारण, ये कारण जानने की चीज जरूरत है। कारण ये है आगलावे जी कि दीक्षा भूमि की समिति इतनी बदनाम है भ्रष्टाचार के नाम पे, मामले में। हर कोई उसको गाली देता है, बड़े बड़े मैगजीन्स ने लगातार भंडाफोड़ किया है। नागपुर से एक मैगजीन निकलती थी आज का सुरेख भारत, उसने लगातार अंक चलाए थे कि कितना भ्रष्टाचार वहां पे होता है। कोई पैसे का हिसाब नहीं है। जब आप पैसे का हिसाब नहीं दोगे तो हम 5 रुपए भी आपको क्यों देना चाहेंगे, बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे। अगर वहां पे पारदर्शिता होती, ईमानदारी होती, हमारे अम्बेडकराइट और बुद्धिस्ट लोगों में इतनी दानशीलता है कि अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा बिल्कुल दे देते, हंसते हुए दे देते, कई लोग दे देते। और कई घर जिसमें 2 लोग नौकरी कर रहे हैं, एक तनख्वाह इसके लिए दान कर देते, करते। और हमारे कई संगठनों के लिए लोगों ने पैसा इस मात्रा में दिया है, पूरा पूरा पीएफ का पैसा दिया है हमारी अपने संगठन चलाने के लिए। यहाँ क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि आप भ्रष्ट हो। भ्रष्ट आदमी को कोई दान देना नहीं चाहेगा। अगर आप में ईमानदारी होती तो दान की कोई कमी नहीं थी। तो नीयत आपकी खराब है, समिति में आपकी गड़बड़ है, इसलिए दान नहीं मिल रहा। और दूसरी बात, इस समिति का अध्यक्ष सुरई ससाई, ये वो सुरई ससाई हैं, बड़ी इज्जत है उनकी, जिन्होंने लाखों करोड़ों की फंडिंग से बड़े बड़े विहार रामटेक में महाराष्ट्र के कहां कहां नहीं खड़े किए हैं। और आप बोलते हो कि पैसा नहीं है बुद्धिस्ट के पास, बुद्धिस्ट पैसा नहीं देते। अरे बुद्धिज्म तो वो धर्म है कि भारत छोड़ो, पूरी दुनिया के लोग आपको पैसा दे देंगे, लेकिन बशर्ते आप उसका हिसाब दोगे। आप हिसाब नहीं दोगे तो 1 रुपया भी कोई देना नहीं चाहे, और क्यों दे, जब पता ही है कि उसका दमन होना है तो वो नहीं देगा। तो ये उत्तर, ये बात उनको समझनी चाहिए। और इसलिए अगर हमको वो इल्जाम लगाते हैं कि भाई हमारी गलती, हमारी गलती नहीं है, गलती समिति की ही है। प्योरली गलती है कि वो अपना विश्वास खो चुकी है। अगर वो अपना विश्वास वापस ले आती, लोग दे देते, अब तो विश्वास रहा ही नहीं, ला ही नहीं सकती वो वापस। और इसीलिए डोनेशन नहीं देंगे, वरना देते। तो डोनेशन का बहाना भी हमको मत लगाइए। और अगर आप कहोगे कि डोनेशन मिल भी गया तो भाई आ, वो तो डोनेशन इसी कंस्ट्रक्शन में खत्म हो जाएगा। फिर उसका मेंटेनेंस आप कहाँ से लाओगे, तब भी तो आपको नियमित आय की जरूरत पड़ेगी ना। और आपके पास कोई साधन नहीं होगा, फिर वहां बहाना मारोगे कि चलो हमारे पास कोई आय का साधन नहीं तो इसका हम कमर्शियल उपयोग कर देते हैं, यहाँ पे कुछ मॉल्स बना देते हैं, कुछ थिएटर्स बनवा देते हैं, लोग आके पिक्चर देखेंगे और उसके बाद पैसा हमको मिलेगा। ये सारी बहानेबाजी चलेगी। तो इसलिए पैसा कमाने के लिए, इसलिए पहले ही हमको सावधान होना बहुत जरूरी है। तो यही सारी मोटी मोटी बातें हैं। अगर कोई और विषय पॉइंट छूट गया हो तो आप याद दिला दीजिए। लगभग उनके सारे आर्ग्यूमेंट्स थे, उनको कवर करने की हमने यहाँ पे कोशिश की। और भी कोई उनका आर्ग्यूमेंट या कोई नया आर्ग्यूमेंट है तो उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ में अंत में अपील करेंगे कि कल वहाँ पे लोगों ने इकट्ठा करने होने का वादा किया है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, तो जितना हो सके संभव हमसे, हमको उस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। जो लोग फिजिकली उस आंदोलन में भाग नहीं ले सकते उनसे हाथ जोड़ के अपील है कि वो हमने जो ऑनलाइन पिटिशन अपने ग्रुप में बार बार शेयर कर रहा हूं उस पर जरूर साइन करें।
और जितना हो सके अगर जो साइन करने के साथ साथ कमेंट भी लिख सकता हो वो लिखे, और अधिक से अधिक इसका प्रचार करे, क्योंकि ये हमारी आखिरी लड़ाई है। अगर कल हम इसको जीत जाते हैं तब तो इस देश में बुद्धिज्म और अंबेडकर मूवमेंट जीता जीता रहेगा, वरना कल हमारे अंबेडकर मूवमेंट में ये कि ये ताबूत पर ये अंतिम कील होगी, ये फैक्ट है। ये बहुत सोच समझ के मैं कह रहा हूं। अगर हम कल हार गए तो फिर कुछ नहीं बचने वाला इस देश में, पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। और जो लोग कुछ पैसों के लालच में आज दीक्षा भूमि को बेच रहे हैं वो खुद भी सुरक्षित नहीं रहने वाले, क्योंकि कोई मिडिल क्लास कोई अपर क्लास बचने वाली नहीं। जब हमारे स्थल ही हमारे हाथ से चले जाएंगे तो उसके बाद हमारा घर और हमारी प्रॉपर्टी और हमारा बैंक बैलेंस कोई सोच ले कि मेरा कायम रहेगा, कतई नहीं रहने वाला। जब किसी का धार्मिक स्थल लूटा जा सकता है तो उसके घर पे भी बुलडोजर चलाया जाता है, उसके बैंक को भी सीज किया जाता, जिस तरह कांग्रेस पार्टी के पूरे अकाउंट को सीज कर दिया था चुनाव से पहले, और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा था। कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरा थोड़ी हुआ। जब खुद का तुम्हारा अकाउंट होगा तब तुम क्या कर लोगे प्लीज। तो दूसरों के साथ जब हमला होता है और अगर हम संवेदनशील नहीं हुए तो वही चीज हमारे साथ भी होगी, और उस वक्त हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं होगा। ये सच्चाई है। अंतिम बात ये कहूंगा, शायद पिछले हफ्ते भी मैंने कही थी, झारखंड सरकार ने, जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, पार्श्वनाथ का एक पर्वत था, पार्श्वनाथ जो तीर्थंकर है, 23वें महावीर के पहले के तीर्थंकर कहलाते हैं, वो जिस पहाड़ पे पर्वत पे तपस्या किया करते होंगे उसमें हर साल जैनी जाते हैं और पूजा करते हैं, जिस तरह हम लोग दीक्षा भूमि पे आते हैं। झारखंड सरकार ने उसको नेचर रिजर्व घोषित कर दिया था, क्योंकि प्राकृतिक स्थल है, आदिवासी क्षेत्र है, तो इसको नेचर रिजर्व घोषित करना चाहिए ताकि वहां का पर्यावरण सुरक्षित रहे। लेकिन जैनी इस बात को सुनते सही घबरा गए, उनको लगा इसको नेचर रिजर्व कर दिया तो हम लोग जो आके पूजा करते हैं वहां पे ये नहीं हो पाएगी, रोक लग जाएगी हम। तो उन्होंने पूरे देश भर में आंदोलन छेड़ा, शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से। जैन कभी हिंसा नहीं करते, बड़े अहिंसक तरीके से आंदोलन किया। लेकिन ऐसा आंदोलन किया पूरे देश भर में, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कोई शहर नहीं छूटा जहां उन्होंने आंदोलन नहीं किया हो। मीडिया में जमकर कवरेज हुआ, हर शहरों में रैली निकाली गई। रैली का प्रभाव ये पड़ा कि हर पॉलिटिकल पार्टी उनके पास दौड़ के गई और बोला कि भाई हम आपकी मांग झारखंड सरकार के पास रखेंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी ने, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे बीजेपी थी, चाहे कोई और थी, हेमंत सोरेन सरकार को चिट्ठी लिखी, फोन किया कि भाई बंद करो इसको नेचर रिजर्व घोषित करना, ये जैनों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। तुरंत 3 दिन में, 4 दिन में झारखंड सरकार को झुकना पड़ा। उसने अपना फैसला वापस ले लिया और वो स्थान जैनियों को जैसे के तैसे मिल गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि देशव्यापी प्रदर्शन हुआ। जैनियों की आबादी हमारे बौद्धों की आबादी से कम है, ये बात मैं आपको बता दूं। पॉपुलेशन उनकी बहुत कम है हमसे, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है। लेकिन वो जीत गए और हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने आज तक इस मुद्दे पे को नहीं छेड़ा। मैंने एक एक हमारे जो छोटे मोटे लीडर्स होते हैं फेसबुक पे लिखने वाले, उनसे अपील की कि भाई आप इस मुद्दे को उठाइए। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। किसी ने कहा कि मुझे पता ही नहीं है कि नागपुर में क्या हो रहा है, भले वो आदमी नागपुर का खुद रहने वाला, बोलता मुझे नहीं पता। बड़ा आश्चर्य की बात है। अभी कुछ दिनों पहले नागपुर में यूट्यूब, बहुजन यूट्यूबर्स या बुद्धिस्ट यूट्यूबर, अम्बेडकर यूट्यूब, पता नहीं ऐसे किसी नाम से एक बड़ा पुरस्कार समारोह हुआ था। कई लोगों को सम्मानित किया गया था यूट्यूबर्स को। आज कहाँ है वो यूट्यूबर? टॉर्च लेके ढूंढोगे तो भी नहीं दिखेंगे। तो हमको ऐसे लोगों को भी बेनकाब करने का वक्त आ गया, और बेनकाब हो ही चुके हैं। अब हम क्या करें कि जब जरूरत पड़ती है तो अपने चूहे के बिल में बैठ जाते हैं, और जब हीरो बनना हो, मंच चाहिए, तो सबसे आगे होंगे वो लक्ष्मण यादव जैसे। हर साल दीक्षा भूमि में पहुंच जाते हैं हीरोगिरी करने के लिए, बड़ा बड़ा भाषण देते हैं, और जब मुसीबत आई तो मुंह खोलने के लिए इनके पास फुर्सत नहीं। अपने आप एक्सपोज हो चुके हैं ये। और अब तो धीरे धीरे सारे ही लोग एक्सपोज हो चुके हैं, अब कौन बचा है? होता जाएगा, होता जाएगा। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि अगर हम हार गए तो हमारा पूरा मूवमेंट हार जाएगा, हमारा ये नवयान स्टडी करने का भी कोई मतलब नहीं रखेगा। और हमारी संस्कृति, हमारी विचारधारा और हमारे स्थल और हमारी प्रॉपर्टी और हमारा घर
और हमारा एजुकेशन, कुछ नहीं बचने वाला। ये सच्चाई है। जिस जिस कम्युनिटी का धर्म पर हमला किया गया है और जब जब किया गया है इतिहास में, वो संस्कृति नष्ट हो गई है। तो अब हमारे साथ ये दोबारा हो रहा है, पहले तो हो ही चुका था, तो अब की बार हो गया, तो हम दोबारा कभी नहीं उठने वाले, खड़े होने वाले। इतनी बड़ी हमारे लिए ये समस्या है। बस यही मैं आपसे कहूंगा और अपनी बात को यही विराम दूंगा। आप कुछ कहना चाहे, कोई सवाल हो, जवाब हो, शक हो, या कोई पॉइंट्स आपके तरफ से जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। नीलेश मेश्राम जी का एक सवाल आया, बोध गया महाबोधि टेम्पल और दीक्षा भूमि, क्या दोनों मुद्दे समांतर है? बिल्कुल है। अंतर इतना है कि जब महाबोधि महाविहार का आंदोलन चला था, उस वक्त हमारे देश में किस कदर पूंजीवाद और उदारीकरण का भूत नहीं चढ़ा था, तो लोग सड़क पर उतरने के लिए तैयार थे। नागपुर से बड़ी संख्या में और महाराष्ट्र के कोने कोने से, बाकी देश के प्रांत के भी कोने कोने से लोग दीक्षा भूमि जाते थे, महीनों महीनों तक धरना देते थे। अब समय बदल चुका है। आज नागपुर के लोगों से पूछो कि कल आप क्या जाएंगे, तो हमारे दोस्तों का सबका कहना है कि भाई कल हमारा ऑफिस, हम कैसे जा सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। तो ये फर्क है, समय का फर्क है। मुद्दा बिल्कुल एक है। वहां पे भी यही हुआ कि हमारा इतिहास था, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया। यहाँ पे हमारा आज प्रेजेंट है, उस पर कोई कब्जा करने जा रहा है। कोई फर्क नहीं, बिल्कुल एक ही चीज है। उस वक्त हमारे पास समय था 90s में, तो लोगों ने प्रदर्शन किया था, हारे जीते जो भी हुआ, लेकिन जज्बे से किया। और कुछ हद तक हमने कंट्रोल करने की कोशिश की थी मैनेजमेंट को, हमने, हमारे बुद्धिस्ट लोगों ने, महाबोधि विहार को। यहाँ तो उसके तुलना में कुछ भी नहीं हो रहा है। अब बड़ा मुश्किल है कि कैसे हो पाएगा, ये सोचने का विषय है। इस पर आप अपने विचार रख सकते हैं। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ और अपील कर सकता हूँ कि भाई, अभी एक और बार अपील कर रहा हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में कल के प्रदर्शन में शामिल होइए। और जो नहीं हो सकता है, वो खुद ऑनलाइन पिटीशन पे साइन करे, कमेंट करे, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों से, रिश्तेदार, एक घर में 5 मोबाइल तो होते ही हैं, 4 मोबाइल तो होते ही, और रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी बहुत हो जाते हैं, अपने परिवार, अपना कुटुंब, हर एक से पकड़ पकड़ के साइन करवाइए। बहुत महत्व की चीज है। और ये कोशिश कर दीजिए अभी भी कि किसी तरह से 5 लाख, 10 लाख साइन हो जाए। उससे कम पे कुछ नहीं होने वाला। दुनिया संख्या को देखती है, और ऑनलाइन वर्ल्ड तो और ज्यादा संख्या को देखता है। जितना ज्यादा साइन होगी, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे, उतनी ज्यादा हमारी चीजों का वजन बढ़ेगा। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा ये जो मिशन है, इसको कवरेज भी मिला है। हिंदी राउंड टेबल इंडिया ने भी इसको, change.org की इस पिटीशन को प्रकाशित किया है। countercurrents.org ने इंग्लिश में इसको प्रकाशित किया है, आज ही प्रकाशित किया है। तो मीडिया में थोड़ा बहुत हमारी जितनी क्षमता है, उतना कवरेज मिलने की कोशिश हो रही है। कल हमारे कुछ दोस्त, संभवतः अगर उनने साथ दिया, तो पार्लियामेंट में ये मुद्दे को उठाएंगे, ऐसा वादा किया है। पता नहीं निभाते कि नहीं निभाते, वो तो कल का ही दिन बताएगा। तो इस तरह से हमारा चल रहा है। अगर वाकई मामला उठ गया, लोग जुड़ते गए, तो निश्चित रूप से हम जीत जाएंगे। जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम लोग कमजोर पड़ गए, आलसी पड़ गए, सुस्त पड़ गए, तो हम अपना सब कुछ खो देंगे जो इतने 70 सालों में हमने कमाया है। यही बात मैं कहूंगा। जी। हाँ, नीलेश मेश्राम जी का ये कहना है कि महाराष्ट्र के ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग अपने अपना गुट बनाते हैं, ये तो सब सच्चाई है। महाराष्ट्र के नहीं, पूरे देश भर के। हम तो अभी ये उदाहरण दिया ना कि दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि हम दिल्ली का मुद्दा उठाएंगे, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र का उठाओ। ये बड़ी बेवकूफी है। मुद्दा तो एक ही है ना दोनों जगह, और दोनों जगह हमारे बाबा साहब हैं। तो फिर हम क्षेत्र के आधार पे क्यों बढ़ जाते हैं? ये हमारी बेवकूफी है। और एक ही क्षेत्र में भी कई टुकड़े होते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम है। जितना लड़ेंगे, जितना बिखरेंगे, उतने बर्बाद होंगे। और जितना एकजुट होंगे, उतने एक समान रहेंगे। अभी जैसे पिछली बार पूजा ने बताया था, छत्तीसगढ़ में सतनामियों पर हमला हुआ शासन की तरफ से, संगठित रूप से। तो वो एक जमात अलग हो गई। भाई ये सिर्फ और सिर्फ परेशानी सतनामियों के लिए, ये बाकी लोग को क्या लेना देना। ऐसे ही एक एक कम्युनिटी को, एक एक रीजन को, एक एक क्षेत्र को अलग 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 टारगेट किया जाएगा। बाकी लोग चुपचाप देखते रहेंगे कि हमारा थोड़ी हो रहा है।
तो भाई कभी ना कभी तो नंबर आना ही है। फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने नहीं बनाई थी, ये हमारे ऋग्वेद ने बनाई है। समाज को बांट दिया है टुकड़ों में, और बांट के वो राज कर रहे हैं और अभी तक चल रहा है। तो ये चलता रहेगा। अब इसको कैसे रोकना है, इसलिए संगठित होना पड़ेगा संघर्ष शिक्षित का की डिग्री ले, वो किसी की है। वास्तविक शिक्षा, एक्चुअल नॉलेज हमको चाहिए। जब ये हम कर पाएंगे तभी होगा। तो कोशिश कीजिए कि हम इसको जीत सके, इस लड़ाई को। हारने अगर गए तो हमारा सब कुछ चला जाएगा। सिर्फ हम ऐसा नहीं कि हम धार्मिक क्षेत्र में हारेंगे या मूवमेंट में हारेंगे। आपकी नौकरी, आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, आपका फ्यूचर, आपका घर, आपका बैंक बैलेंस, सब कुछ चला जाएगा अगर इस लड़ाई में हारते। ये आधार है हमारे जीवन का, इसको समझना चाहिए। जैन लोग मूर्ख नहीं है। धर्म के लिए जो लड़ता है, वो धर्म के लिए नहीं लड़ता, वास्तव में वो खुद के लिए लड़ता है, क्योंकि धर्म के बहाने उसका पूरा समुदाय का अस्तित्व टिका होता है। धर्म का ये महत्व होता है। धर्म कोई फालतू चीज नहीं है जिसको हम बोलते कि अरे ये तो ऐसी चीज नहीं है। अगर धर्म खत्म हो गया तो उस समुदाय का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आदिवासियों को खत्म करना था जब कुछ लोगों को, तो पहले आदिवासियों के धर्म पे हमला हुआ। उनका तरह तरह की, उनको इधर उधर बरगलाया गया अलग अलग धर्मों में। किसी ने उनको हिंदू बना दिया, किसी ने कुछ और बना दिया, और उनके रिसोर्सेस कब्जा कर लिए गए। तो धर्म का ये महत्व होता है। अगर जिसने धर्म अपना छोड़ दिया, धर्म से आशय, बाबा साहब ने भी धर्म छोड़ा था, लेकिन बाबा साहब ने अपना निजी धर्म नहीं छोड़ा था, थोपा हुआ धर्म छोड़ा था। जो हमको थोप दिया गया था हिंदुज्म, उसको उखाड़ फेंका उन्होंने, और बोला कि जो असली धर्म है हम वहां जाएंगे। और उस धर्म से हमको जोड़ा। लेकिन अगर हम वो अपने रूट से, अपनी जड़ों से अभी कट गए, तो हम कितने भी ऊंचे हो चुके, कितना बड़ा पद आ गया है, कितनी बड़ी पोजीशन आ गई है, जब जड़ ही कट जाएगी तो कुछ नहीं बचने वाला। ये सच्चाई है। तो इसलिए हमको बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। और अपने आप को, और अपनी संपत्ति को, और अपने परिवार को यदि बचाना है, तो अपनी आइडियोलॉजी को बचाना पड़ेगा, अपने रिलीजन को बचाना पड़ेगा, अपने बाबा साहब के मूवमेंट को बचाना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है। इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। इसमें कुछ हम महान काम नहीं कर रहे हैं, खुद को बचाने के लिए करना है ये सब। और हर एक को अपना परिवार प्यारा होता है, हर एक को अपनी संपत्ति प्यारी होती है, हर एक को अपना बैंक बैलेंस प्यारा होता है। ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया। तो उसकी रक्षा करना है, तो दीक्षा भूमि की रक्षा करना पड़ेगा। नहीं तो नहीं, भला ही सच्चाई है। कोई असहमत हो या कुछ और बात जोड़ना है तो बिल्कुल आप जोड़ सकते हैं। 9:15 बज रहा है। कोई ज्यादा 15 मिनट है हमारे पास, अपने विचार रखे जा सकते हैं। और कुछ भी नहीं कहना हो तो यहीं पे समाप्त भी किया जा सकता है। अपील तो हमने कर ही दी है। उम्मीद है कि उसका पालन करेंगे आप सभी, हम सभी, और सफल होंगे। नहीं किया तो सबके सब असफल हो जाएंगे। वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने अपनी हिस्ट्री पढ़ी है कि अस्पृश्यों के साथ कैसा व्यवहार होता था। वापिस होना शुरू हो जाएगा वही। कोई इतिहास दोहराता है। जो सजग नहीं रहेगा, सतर्क नहीं रहेगा, वो तो वापस गड्ढे में गिरना ही गिरना है। किसी ने आपको गड्ढे से उठा उठा के चढ़ा दिया ऊपर, अब आप नहीं संभल पा रहे हो वहां पे, तो आप गिरोगे नीचे। इसमें कोई क्या कर सकता है। बाबा साहब ने जितना करना था कर दिया, वो चले गए, उसको हम नहीं संभाल पा रहे हैं उनकी विरासत को, तो वापस गिरना ही गिरना था। ये प्रकृति का नियम है। ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है। देखो, हम पानी को ऊपर चढ़ाते हैं तो पंप लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, उसके बाद पानी ऊपर चढ़ता है। और नीचे गिरने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बस छोड़ दो, अपने आप नीचे गिर जाएगा। ये प्रकृति का स्थापित नियम है। तो आगे बढ़ना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सजग रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। और कोई ये सोच ले कि मैं अकेला अपने दम पे इतना करोड़ों कमा चुका हूँ, लाखों कमा चुका हूँ, प्रोफेसर बन गया हूँ, आईएएस बन गया हूँ, दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो अपने आप बच जाऊंगा, तो महामूर्ख है। जब उसकी कम्युनिटी ही नहीं रहेगी, उसकी जड़ ही कट जाएगी, तो वो कोई भी पोजीशन पे हासिल कर चुकी हो, तुरंत वापिस आ जाएगा नीचे, सब जब्त कर लिया जाएगा उसका। ये पूरे देश की, पूरे विश्व का इतिहास यही कहता है। अनोखी बात नहीं है। किसी कम्युनिटी को जब खत्म किया जाता है, तो करोड़पति हो चाहे भिखारी हो, सबको एक लेवल पे ले आया जाता है।
और अभी हमारे सामने वो सिचुएशन आ चुकी है। तो सावधान रहिए, सजग रहिए, ईमानदार रहिए और अपने कर्तव्य को निभाइए, अगर अपने आप को बचाना है और अपने भविष्य को बचाना है। जय भीम। सर जय भीम सर। जी। जय भीम। सर हमने वो लिंक ना बहुत सारे ग्रुप में सेंड किए, लेकिन उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिखा लोगों में। हाँ तो बिल्कुल। वो कैसे क्रिएट करे वो मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रुप में सेंड किए ना, तो कुछ भी मतलब कोई ऐसे नहीं किए कि हम साइन करें क्या, या फिर करना ही है क्या, या किसी दूसरे को सेंड करना है। तो हाँ, फिर वो कैसे काम करे, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि बहुत बहुत वो हम, इंपॉर्टेंट है। मेरे क्योंकि ख्याल ग्रुप। से इसका तरीका ये है कि ये भले ही ऑनलाइन पिटीशन है, लेकिन हमको इस अपने मोबाइल को लेके अपनी कम्युनिटी के बीच में जाना पड़ेगा। जैसे आज मुझे कुछ लोग मिले तो मैंने कहा भाई मोबाइल लाओ, व्हाट्सएप किया और वहीं पे उनको टुक 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 कर दिया। तो मेरे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा संपर्क नहीं है मेरा, अपने दोस्तों को एक दो को करवाया। तो अगर जहां जहां हमारे विहार हैं या कुछ ऐसी जगह जहां लोग जमा होते हैं, फिजिकली ये करवाना पड़ेगा। क्योंकि ऑनलाइन चीज जो है, बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश के पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते हैं। और जो लोग इंटरनेट पे दिन रात रहते हैं वो तक के ऑनलाइन पिटिशन का महत्व नहीं जानते। वही कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया था, ये PIL आपने क्यों डाल दिया, और इसी का विरोध शुरू कर दिया था लोगों ने। तो इस तरह की मतलब नासमझी है हमारे लोगों में। उसके लिए हमको थोड़ी सी मदद करना पड़ेगा लोगों की। और मुझे भी ये बात आपकी बिल्कुल सही लगी, कई लोग ऐसे हैं जिनको भेजने का कोई असर नहीं हुआ। तो वहां पे अगर संभव है तो हमको खुद करके देना पड़ेगा। एक दो लोगों का हम खुद कर देंगे तो वो सीख जाएंगे, फिर वो आगे खुद करने लग जाएंगे। उसका हमको दोनों महत्व बताना है कि एक्चुअली इसकी संख्या इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमको दुनिया को दिखाना है कि इतने बड़े लोग इसके विरोध में हैं, तभी हो पाएगा। सर लेकिन सब मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी कॉल करना चाहिए, जितने भी हमारे कांटेक्ट लिस्ट में हाँ है। तो बिल्कुल हम बिल्कुल भी बिल्कुल। लोगों एक को तो जैसे हमको हम। कॉल करना चाहिए, दूसरा एक और मैं एक्शन आप सभी से अनुरोध करूंगा कि एक लिस्ट बनाइए बैठ के कि ऐसे कौन कौन से अपनी कम्युनिटी में, दूसरों की बात नहीं कर रहा हूं, यूट्यूबर्स या फेसबुक पे लिखने वाले हैं जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। अगर आपने 10-15 लोगों की लिस्ट बना लिया आपके फ्रेंड लिस्ट से, ये मैसेज उनको टैग कीजिए सीधे। जब टैग करेंगे तो उनकी वॉल पे चला जाएगा, उनको पढ़ना ही पड़ेगा और उनकी वॉल पे जितने लोग आते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो उनको या तो साइन करना पड़ेगा या तो नहीं करना पड़ेगा, कम से कम वो अच्छी तरह एक्सपोज हो जाएंगे हमारे सामने कि वो धोखेबाज हैं, गद्दार हैं, वो सिर्फ हीरो बनते हैं, लेना देना कुछ नहीं। या तो वो एक्सपोज हो या तो उनकी हीरो गिरी का फायदा हमको मिल जाए उनकी वॉल पे लगाने का। ये भी हमको करना पड़ेगा। ये दोनों हमको तरीके अपनाने होंगे, तो ये भी कीजिए। लेकिन फिजिकली हमको करवाना, मोबाइल लेके, भाई मोबाइल ले तुम्हारा, ये लिंक है इस पे क्लिक करो, अपने हाथ से ऐसा 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 करके दिखा दो, तो हो सकता है कि वो खुद सीख जाए तो एक दो लोगों से और करा ले। आज हम यही चर्चा कर रहे थे, एक घर में 4-5 मेंबर्स होते ही हैं जो जिनके पास मोबाइल होता है, हर एक का हो सकता है। करने की बात है, वो कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा। जो जो लोग इस तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं, तो वहां तो जैसे मीटिंग हो रही है तो पूरा सबको बोलो कि भाई मोबाइल निकालो अपना अपना, और वहां पे डिक्टेशन करते जाओ और वैसे वैसे स्टेप्स बाय स्टेप करवाना पड़ेगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब 30 लाख लोग आते हैं दीक्षा भूमि में हर साल, तो कम से कम ये मान लेते हैं ना कि उनमें 3 लाख लोग तो इंटरनेट के यूजर होंगे ही होंगे। तो एटलीस्ट वहां तक बात अपनी पहुंचना चाहिए कि वो कर पाए। यही किया जा सकता है। मुश्किल तो बहुत है, बहुत मुश्किल हो रही है। जितने साइन हो गए बस उतने ही दिख रहे हैं हमको। कैसे करें ये, कुछ और स्ट्रेटेजी अगर दिमाग में किसी की आती है तो खुल के शेयर कीजिए, बड़ी अच्छी बात है। सर वो लोगों को साइन का महत्व ही नहीं मालूम है कि इससे हाँ कुछ हो सकता है, दीक्षा भूमि बिल्कुल। के लिए हमारा कुछ तो भी वहां तक के जा सकता है। हाँ, उनको हमको यही क्योंकि बताना है कि अगर सड़क पे आने का कोई मतलब होता है दीक्षा भूमि के लिए, तो उतना ही महत्व आपके साइन का भी है। क्योंकि सड़क पे भीड़ काउंट होती है और ऑनलाइन पिटिशन में साइन काउंट होते हैं। एक ही चीज है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और एक ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म में हमको घर से निकल के आना पड़ेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में घर में बैठे बैठे हो जाएगा। अंतर ये है, लेकिन वेटेज दोनों का बिल्कुल बराबर है।
ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन का कम है, उतना ही है, बशर्ते कि हम अपना वेटेज दिखाए, वजन दिखाए। नहीं दिखाएंगे तो कुछ नहीं है, ये बात सही है। हम लोगों ने तो बहुत कोशिश की थी कोई ऐसा व्यक्ति इसको लीड करे जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा हो, बहुत लोगों से अपील की कि भाई आ जाओ कर लो। नहीं आए लोग सामने। बहुत बहुत दुख की बात है कि नहीं आए, इतनी अपील करने के बाद। और जब ये डाली गई तो इसमें टांग अड़ाने लग गए कि आपने किया तो किया क्यों। उसके बाद लोगों को समझाना पड़ा। अच्छा है कि समझ गए, बड़ी अच्छी बात है। तो ये है, अपनी कमजोरी है। हम लोग बहुत सारी जो नई टेक्निक है, टूल्स है, उसको नहीं जानते हैं। ये जो आप कह रहे हैं नीलेश मेश्राम जी कि काला मंदिर का इंसिडेंट वायरल हुआ था और ये क्यों नहीं हुआ, ये ही हमको बहुत बड़ी हमारे लिए चुनौती है कि जो न्यूज़ हो सकता है कि फेक हो वो बड़े जल्दी वायरल होते हैं, और जो रियल इश्यूज होते हैं वो हमेशा दब जाते हैं। ये क्यों होता है ये हम नहीं जानते, इसके पीछे कुछ कुछ एक सीक्रेट या क्या होता है हमको नहीं पता। लेकिन ये बहुत बड़ी है, गड़बड़ है। वहां पे लोग आ गए थे प्रदर्शन के लिए। अब वो सही था या नहीं था, अभी तक लोगों को ये शंका है। पुलिस का वर्जन कह रहा है कि नहीं, ये जबरदस्ती उड़ा दी गई है, क्योंकि झूठ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पुलिस का वर्जन सही है, लेकिन क्या करें, ये नहीं पता है। फेक न्यूज लेकिन बहुत जल्दी फैलता है ऑनलाइन, ये फैक्ट है। हमारे देश में पूरा, भाई बड़ी सरकार तक के झूठ फैला रही है ना। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री भी आए दिन झूठ बोलते थे, जो कि एकदम कॉमन है। मतलब चुनाव के दौरान उन्होंने जितने झूठ बोले सबको पता है। ऐसा नहीं कि मैं उन पर इल्जाम लगा रहा हूँ, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चलते थे। तो क्या करे, झूठ का जमाना हो गया है, बड़ी अजीब बात है लेकिन हो रहा है। और ये वाकई चुनौती की बात है कि क्यों हमारा न्यूज दबता है, क्यों उनका हाईलाइट होता है, पता नहीं। ये कोई इंटरनेट के एक्सपर्ट्स होंगे तो वो सॉफ्टवेयर वाले योगेश भाई वगैरह तो वो बता सकते हैं। हमारे तो साथ ये तक के हादसा हुआ कि फेसबुक ने हमारे ओरिजिनल न्यूज को शेयर करने से मना कर दिया। जो मेरा पहला आर्टिकल था, राउंड टेबल इंडिया में छपा था, बोला कि ये गलत न्यूज है, इसको हम लेंगे नहीं। उस दीक्षा भूमि के फोटो को रिजेक्ट कर दिया फेसबुक ने। कितनी बड़ी साजिश है ये, कि आपको ऑनलाइन प्रेजेंस ही हमारी छोड़ी जा रही है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर तरफ से हमारे को शोषण किया जा रहा है ना, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो उसका शिकार हम लोग हो रहे हैं। संगशील जी, आपने हाथ रेस किया शायद। जी सर, अभी जो सुकेशने जी ने सवाल उठाया है कि कालाराम मंदिर का जो इशू था, तो वो सारे भारत में वायरल हो गया और बहुत लोगों ने प्रतिसाद किया। तो वहाँ पे बस एक तरफा ही साइड थी। लेकिन ये जो दीक्षा भूमि वाला इशू है, तो इसमें पत्रकार परिषद के थ्रू भी जो कमेटी के मेंबर है उन्होंने बहुत ही संभ्रम फैलाया है कि अगर अपने स्तूप को और बोधि वृक्ष को कुछ उसका दुष्परिणाम नहीं होगा तो पार्किंग बनने दो। और जी, लोगों में यही संभ्रम है कि ये तो डेवलपमेंट के लिए है। वो बिल्कुल। सारे मीडिया ने यहाँ पे, जैसे कि आप कह रहे हैं कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स है सोशल मीडिया है, वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, तो उनका बहुत बड़ा रोल था सर। बहुत बड़ा रोल। परंतु मैंने अभी भी जब यूट्यूब पे मैं जब एक दो वीडियो देख रहा था अभी 3 4 दिन पहले के भी, तो वो भी बहुत समर्थन में ही वीडियोस डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो मैंने भी जब पर्सनली, मैं जब बिहार में मीटिंग्स वगैरह लेता था तो वहाँ के जो ग्रुप्स के महिला मंडल वगैरह है, तो 3 महिलाओं के साथ मतलब शेयर किया, तो उनका भी कहना, उन्होंने काउंटर में रिप्लाई किया कि अ, यहाँ के जो सिद्धार्थ गायकवाड़ सर है, वो समाज कल्याण उपायुक्त है। तो उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही 22 तारीख को कुछ प्रोग्राम था बोले, तो पीपीटी दिखाई और वो समर्थन में ही थे बोले। तो आप कैसे इसका अपोज कर रहे हैं? तो बहुत वो संभ्रम में है लोग। लेकिन बिल्कुल। दिक्कत यही है कि जो फंडामेंटल्स है, जी, कि लोगों फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान नहीं देते। जैसे बोधि वृक्ष जो है उसकी जड़ें नीचे फैलती है, अगर फैलने को जगह नहीं मिलेगी तो सूख जाएगा। बिल्कुल। जो 30 लाख जो लाखों लोग 14 अक्टूबर को अशोक विजयादशमी को नागपुर में आते हैं, वो लोग वहां पे सोते हैं, जगह चाहिए, वो जगह ही नहीं रहेंगी तो कहाँ पे? तो ये जो फंडामेंटल्स जो है, उन चीजों को लेके लोग अवेयर नहीं है, उनको वही जो दिखाया जा रहा है वो वही देख रहे हैं। तो इन्फ्लुएंसर का बहुत बड़ा रोल है बहुत और बड़ा रोल है। उन्होंने
ये जिम्मेदारी अगर नहीं निभाते हैं तो वही कि न चाहते हुए हमें हारना पड़ेगा। हम्म, तो यही बात मैं रखना चाहता था सर। जी। नहीं, ये बहुत सही बात आपने कही। यूट्यूब में वाकई यही हो रहा है, अधिकांश चैनल में यही दिखा रहे हैं, उनका ही पक्ष दिखाया जा रहा है। यह है बड़ी दिक्कत है। और ये वाकई ये ऐसी लड़ाई है कि जिसमें दोनों तरफ हमारी ही कम्युनिटी के लोग आमने सामने हैं, तो सीधे सीधे अपने दुश्मन को लोग नहीं देख पा रहे हैं। ये एक बड़ी स्ट्रेटेजिक उन्होंने लड़ाई शुरू की है। ये आपस में खड़ा कर दे तो आधे लोग उनके साइड हो गए, आधे लोग यहाँ हो गए, बढ़ गए। कैसे होगा? जब वही जो अपना भीमा कोरेगांव का आंदोलन था या इसके पहले के जितने आंदोलन हुए, तो सीधे सीधे पूरी कम्युनिटी इन्वॉल्व होती थी, सड़क पे आती थी। हर तरह अभी हुआ है कुछ सालों पहले, कोरोना के पहले की बात है, पूरा महाराष्ट्र सड़क पर आ गया था। वो स्ट्रेटेजी उन्होंने देखी ना कि यहाँ पे क्यों एकजुट होते हैं, तो इस कनेक्शन को कैसे काटा जाए, और इस कनेक्शन को काटने में वो सफल हो गए हैं। इन्फ्लुएंसर को उन्होंने अलग काट लिया, अलग खरीद लिया। बाकी लोग फिर आ गए उन्हीं के इन्फ्लुएंस में। इन्फ्लुएंसर तो इन्फ्लुएंसर ही होते हैं, और इनको यूं ही नहीं बातचीत बनाया जाता, इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है। किसको इन्फ्लुएंसर बनाना है, कैसे बनाना है, और उससे क्या काम करवाना है, तो वो तो हो ही रहा है। हेलो हेलो बातें। सर। जी। हम्म, हाँ हेलो सर, वो जो पिटीशन का है ना, मेरी सहेली पूछ रही, पिटीशन का जब स्टार्ट करते हैं साइन के लिए, तो वहाँ स्टार्ट दिस पिटीशन ऐसा आता है, लेकिन वो दिखता नहीं है। नहीं, स्टार्ट स्टार्ट। पिटीशन करने के बाद जी। वहाँ लोकल, नेशनल और ग्लोबल दिखाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप गलत चले गए हैं। अगर नहीं आप अपने। स्टार्ट न्यू हाँ पिटीशन कर रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप कोई नई पिटीशन डालने वाले हैं। हाँ, वही गलत तो आ उसमें रहा कभी नहीं अपनी। जाना है आपको। हाँ नई अपने पिटीशन ही आपको जो, नहीं डालना है, अपनी पिटीशन पे साइन दिस पिटीशन पे क्लिक करना है। और एक अपने बार ही अगर ग्रुप आपकी में साइन है। हो गई हो तो वो दोबारा हाँ आपको नहीं दिखेगा। नहीं होगी, लेकिन मैं फिर से ऐसे करना चाह रही हूँ उसको बताने के लिए, तो वो नहीं नहीं बोल नहीं, रही कि वो मेरे आपके को मोबाइल पे नहीं दिखेगा। ये हो सकता अगर आपका उसको पहले से मैंने कर लिया। हाँ साइन आउट कर लीजिए, लॉग आउट हाँ हो जाइए आप, उसके हाँ। बाद दिखाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, लेकिन ठीक है अगर सर। आप लॉग आउट नहीं हुए, तो हाँ आप उसको वो प्रोसेस नहीं दिखा पाएंगे। आज मेरा भी यही हुआ था। मैंने मैं मैंने प्रोफाइल साइन में कर करने लिया लगा, है। पहले हुआ ही नहीं, फिर मुझे समझ में आया, मैं हाँ नहीं, मैंने लॉग सब आउट। ग्रुप में भेज दिया, तो वो सहेली पूछ रही, तो ठीक। बोले ऐसा आ रहा, तो मतलब ऐसा, तो हाँ ठीक है सर। ओके हाँ। ओके, थैंक यू। स्टार्ट न्यू पिटिशन पे कभी क्लिक नहीं करना, नहीं तो हमारे लिए वो नई नहीं, हाँ हाँ, वही पूरी वही। फाइल करना पड़ जाएगा, वो ठीक, हमको नहीं वही करना। वही ऐसा गलत ये जा जी रहा। जी 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 जी। ठीक है, थैंक यू सर। जी, रोहित चौधरी जी। हाँ सर, जय भीम। जय नमो भीम। बुद्धाय। मैं रायबरेली से सर बोल रहा हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी। अभी संसील जी बोल रहे थे मेरे से पहले। जी तो मैं एक्चुअली मैं एनएनबीवाई में आया हुआ था दिसंबर में, जी। नागपुर में, रायबरेली से। तो अभी मुझे ना इस दीक्षा भूमि को लेके मैं भी थोड़ा बहुत देख रहा था, और मेरी इसी के सिलसिले में संसील जी से भी बात हुई। उन्होंने भी कॉल किया कि आप लोग भी अपने डिस्ट्रिक्ट में भी इसके लिए प्रोटेस्ट वगैरह जो कुछ भी संभव है करिए। जी तो मेरी अभी लगातार उनसे भी बात हो रही है। और अब जैसे ही पिटीशन मुझे मिला, अब मैं, क्योंकि मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ कि उसमें मेरे यहाँ से कितने लोगों ने किया, मगर जैसे ही मुझे वो रिसीव हुआ, मैंने कंटिन्यूअस व्हाट्सएप, जितने भी सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ, इंक्लूडिंग इंस्टा, ट्विटर, सारे स्पेस पे मैंने, प्लेटफॉर्म पर मैंने उसको किया। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने मुझे आश्वासन दिया कि मैंने किया है। जी अभी भी मैं लगातार कर रहा हूँ। और दूसरा सर एक बात ये है, जो भी अपना बौद्धिक तबका है, जैसे आप कह रहे थे कि जो लोग इसके डिफेंसिव मोड में है कि ये विकास के लिए किया जा रहा है, तो मैं उन भले मानुस लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, अभी आपने बहुत अच्छा एक रिवील किया रामपथ को लेके, तो उनसे भी पूछ लीजिए ना कि क्यों नहीं, जब अयोध्या का निर्माण किया गया, पहली बात तो उनकी आस्था के अनुसार वो 3 किलोमीटर दूर किया गया, मगर जो गर्भगृह जहां पे स्थापित होना था, मान लीजिए जहां पर उन्होंने किया है, तो उसी के बगल में पार्किंग कर देना।
आप क्यों 4-6 किलोमीटर दूर, आप किसी से भी पूछ लीजिए बिल्कुल। कि अपने गर्भगृह से वो 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर क्यों लोगों को रोक रहे हैं, जी क्यों पार्किंग वहां पर बनाई जा रही। जो भी हमारा बौद्धिक तबका जी इस बात के लिए आ रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट में मत जाइए और यहाँ मत जाइए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ मल्टी स्टोरी का आपका हॉल्स बनेगा, प्रेयर्स होंगी, तमाम सारी चीजें हैं। मैं कह रहा हूँ आप तमाम सारे कल्चरल हेरिटेज की चीजें देख लीजिए, ये तो मतलब अनसाइंटिफिक चीजें हैं। जो कोई भी इसके लिए बोल रहा है, आप एएसआई की गाइडलाइंस उठा के देख लीजिए, जो भी मोनूमेंट्स है और ऐतिहासिक चीजें, ये अपने आप में ऐतिहासिक हो जाता है दुनिया में। जहां पर आप सोचिए, आप तो आपको हम लोग से बहुत सीनियर है, फिर भी मैं एक बार, जो लोग जुड़े हैं, मैं तो देख रहा था, थोड़ी देर में जुड़ पाया, संसील जी भी और तमाम सारे लोगों ने मुझे भेजा, रत्ना वगैरह ने। आप सोचिए कि बिना, नॉट अ सिंगल ब्लड सेट, दुनिया में कहीं पर भी इतना बड़ा कहीं पे कन्वर्जन नहीं किया होगा किसी ने, नॉट अ सिंगल ब्लड सेट। अपने आप में ये अप्रतिम घटना थी दुनिया में कि जो बाबा साहब ने 5 लाख 10 लाख, जो भी उसके आंकड़े बताए जाते हैं, उस जगह पे 14 अक्टूबर 1956 में, आप सोचिए कि इतना बड़ा धर्मांतरण लोगों को बगैर जबरन किसी हिंसा के, किसी तलवार की नोक पे नहीं किया गया। और हर साल 30 लाख लोग, जो एक सरकारी आंकड़े बताए जाते हैं, लोग एकत्र होते हैं, वो अपने आप में हिस्टोरिकल हो चुका है। और उसके अभी मैं सर पहली बार लाइफ में 34 ईयर्स में, मैं अभी एनएलबीवाई के जब आया, तब मैं हमारे एक साथ के हैं वहां पे नागपुर पे, और ये केवल आइडियोलॉजी का ही वो था कि वो अपने घर पे मुझे रोके, मुझे घुमाने ले गए। और आप सोचे, मैंने कभी मिला भी नहीं था मैं उससे पहले। तो बस यही है। और मैं संसील जी से भी जब बात किया तो मैंने यही कहा कि ये मतलब कैसा आप वो कर रहे हैं, अपने इसमें तर्क दे रहे हैं इसके लिए कि उससे बिल्कुल आप, मैं तो देख के आया, मैंने उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सौंदर्यीकरण के लिए किया जा रहा। अच्छा, तब मैं, मुझे भी नहीं समझ में आया, मुझे लगा कि हो सकता है प्रेमाइसेस को बढ़ाने के लिए अगल बगल कुछ किया जा रहा था, जी मगर मुझे तब बिल्कुल नहीं पता था कि ये, मेरे दिमाग में उसी दिन दिसंबर में ये आया। और रवि सोमकुंवर जी रेलवे में है, मैंने उनसे तुरंत पूछा था। तो ये जो कुछ है, और मैं, आप भी सर देख रहे हैं, आपको भी उतना ही दुख मैं सुन रहा था बहुत देर से। यही पीड़ा है कि हम अपने ही गौरव स्थल के लिए, अपने स्वाभिमान स्थल के लिए, कि जब जय भीम, आप भी देखिए, अभी व्हाट्सएप उठा के देखेंगे, मॉर्निंग में 50 लोग आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजेंगे, उनके पास इतना टाइम है। मगर जब बात पिटीशन की आती है तो उनके अंदर ये, कहीं ना कहीं, आप भी एक्सेप्ट करेंगे, कहीं ना कहीं एक जो भय है, डर है कि कहीं हमारे खिलाफ सरकार का कोई एक्शन ना हो जाए यदि मैं ऑनलाइन कुछ कर देता हूँ। ये एक बहुत बड़ा डर है आज के बड़ा टाइम डर, पे बड़ा डर, बहुत डर लोगों रहे के लोग ना, बीच में, बहुत डर रहे हैं। बहुत ज्यादा। अभी मैं भी भेज रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि ये एक डर है, मगर उसके बावजूद मैं ये सोचता हूँ कि क्या मात्र 2300 लोग ही नागपुर में इतने एक्टिव हैं, इतना, इतने केवल विवेकशील लोग हैं जो यह देख नहीं पा रहे हैं कि उस स्तूप के पास यदि ये पार्किंग बनाई जाती है तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की आड़ में ये बिल्कुल इसको नेस्तनाबूद करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि उन्हें पता है, और आपको भी सर पता ही होगा, कि ये जो लास्ट 10 ईयर्स का रिजीम है, ये एक एरर एंड ट्रायल मेथड पे काम करता है। ये कोई चीज थ्रो करता है, फिर ये मासेस का रिएक्शन चेक करता है कि यदि मासेस का रिएक्शन आता है, ठीक है, तो फिर वो रिवर्ट करते हैं, और नहीं तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। आप चाहे वो भूमि अधिग्रहण पर देख लीजिए, एक नहीं, दो दो तीन तीन बार, तो वो हमेशा यही चेक कर रहे हैं। तो अब इस पे यही है, मैं तो बार बार संसील जी, और मैंने इवन भंते सुमित रतन जी से भी बोला, तमाम सारे भंते जी लोगों से भी बोला, मैंने कहा आप लोग भी, जब इतना ज्यादा आउट स्पोकन है, आपकी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने फिलहाल 5 मिनट का एक वीडियो बनाया उस बात पे, बिल्कुल बिल्कुल, आज उन्होंने फ्लेवर बनाया में भी है, बनाया। भंते जी सुमित रतन जी ने। जी तो अब मैं तो सर यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना ज्यादा, और अभी देखता हूँ मैं कितना पिटीशन और ज्यादा ऑनलाइन करा सकता हूँ। जी। अच्छा, मगर मुझे साथ दर्द ही इस बात का है सर कि नागपुर से यदि ये देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्योंकि मैं जब आया तो मैंने लोगों को बताया कि आउट ऑफ द नागपुर आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जय भीम बोलना कितना मुश्किल हो जाता है। अभी आप देख रहे हैं सर, कितना बैक टू बैक लोगों के ऊपर यूरिन कर दिया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, राजस्थान में एक नया एक
फैंटेसी जैसे चल रहा है कि लोग रील्स बना रहे हैं इंस्टा पे, उसको वायरल कर रहे हैं, कोई डर ही नहीं है, और यूरिन कर रहे हैं खुलेआम उसके बैक टू बैक। आप देख लीजिए कि कितने सारे घटनाएं इंसिडेंट हो रहे हैं और हमारे लोग चुप होते हैं। तो मैं अच्छा। यही कहता हूँ कि बाबा साहब ने ऐसे ही आपको 1 जनवरी के लिए नहीं पहुंचे थे, उन्होंने सिंबॉलिक ये बताया था कि जब बात अपनी आन शान पर आए तो आप ये मत भूलिए कि आपके पूर्वज महान सत्याग्रह भी किए हैं, भीमा कोरे गांव। वो सिंबॉलिक ही था, शायद इसीलिए वो बाबा साहब जाते थे कि जब बात अपने आन शान पे आ जाए तो शायद आप ये मत भूलिए, आपको कभी इस तरीके से भी आना पड़े तो आप यूनाइट हो जाइए। जी हमारे लोग हर जयंती निर्वाण पे जय भीम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं एजुकेट एक एजिटेट एक करते हैं, एक अपील और मगर करना जी चाहूंगा रोहित जी जी, जी आपसे जी और जी अपने बिल्कुल सभी साथियों से, कि एक और जी हमारी स्ट्रेटेजी, ऑनलाइन पिटीशन कल के प्रदर्शन के अलावा एक और स्ट्रेटेजी हमारी हो सकती है कि अपने अपने शहर में, आप रायबरेली में जी हैं, लोगों को इकट्ठा कीजिए, कलेक्टर को जाके ज्ञापन दीजिए कि ये रुकना चाहिए। हम्म। हाँ, बहुत फर्क पड़ेगा कि कहाँ रायबरेली और कहाँ नागपुर का मामला, सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। दूसरा काम, अभी सर जी अपनी जो संस्था है वहां पे, जितनी भी जी संस्थाएं, यूथ ग्रुप हो, बुद्धविहार का ग्रुप हो, अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हो, हर एक के लेटर हेड से ये इसके विरोध में आप लिखवाइए, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पास रजिस्टर्ड लेटर हर संगठन अगर भेजता है, एक एक गांव से, एक एक शहर से ढेर हो जाए उनके पास, उनके कान खड़े हो जाएंगे, घबरा जाएंगे वो कि पूरे देश भर के लोग इसको देख रहे हैं। अगर हम ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं तो वो बड़ी सरलता से सारी चीजें आगे करते जा रहे हैं। तो हमको कई स्तर पर विरोध करने होंगे। एक तरीके को आप पकड़ के बैठ जाएंगे तो नहीं होगा। जो चैनल हमको मिल सकता है उसका इस्तेमाल करें। ये रजिस्टर्ड लेटर भेजना बहुत आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने लेटर हेड पे भेज दीजिए, सीधे वहां पे जाएगा। रोज के जब हजारों की संख्या में रजिस्टर्ड लेटर जाएंगे तो सीएम ऑफिस में एंट्री करते करते स्टाफ थक जाएगा। तब उनको पता जी चलेगा कि मतलब क्या होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है। तो ये हमको कोशिश करना चाहिए। और हस्ताक्षर मैंने अभियान सर करना चाह रहे हो वो कीजिए, जो कर सकते हैं वो कीजिए। किसी भी चीज को ये मत मानिए कि ये छोटा है वो बड़ा है, कुछ नहीं, सब बराबर है, सबका इक्वल वेटेज है। तो हमसे जो हो सके हमको वो करना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे। जी नहीं, मैंने सर संशील सर से अभी मैंने 3-4 दिन पहले उनसे बोला था इस बात के लिए कि यदि आपके एंड पे कोई ड्राफ्टिंग इसको लेकर हो रही है तो आप जरूर अपने यहाँ पे जो भी इसको लीड करेगा, वो इंक्लूडिंग देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्टेट सीएम और आपका जो डीएम है आपका, उसको एड्रेस करते हुए इन सबको भेजा जाए। अभी कल ही हमारे यहाँ पे हम लोगों ने, आपने देखा होगा कि अभी पार्लियामेंट के सामने अम्बेडकर साहब और महात्मा गांधी की जो स्टैचूज को हटा के बैकयार्ड में लगाया गया है, हम लोग कल उसको भी लेके ज्ञापन दिए हैं। बहुत मैं बढ़िया। बार बार कह रहा था कि आप लोग यदि एक वेटेड कोई एक ड्राफ्टिंग उसको लेके दे सकते हैं तो हम लोग यहाँ से जरूर उस पे वो करेंगे, मगर क्योंकि वो नहीं ड्राफ्टिंग रिसीव हुआ तो आपको हम मिल लोग खुद ही। जाएगी, ड्राफ्टिंग हम ही शेयर कर हाँ देंगे आपको अपने ग्रुप में। हाँ बिल्कुल सर। मैटर हम बाकी बना मैं देंगे, उसकी चिंता की बात नहीं है। हमारे हम लोग उसको अभी बस कल ही अपने दिए हैं अपने सर। हिसाब से वो ऊपर थोड़ा बहुत चेंजेस जी करके नाम वगैरह बदलेंगे, बाकी मैटर पूरा वही रहेगा, कर देंगे, वो जरूर हो जाएगा। जी बिल्कुल जी सर। बिल्कुल। जी सर, जय हिंद। जी। अगर किसी का सवाल ना हो तो हम जी जयदीप भाई जी समाप्ति की ओर चलें। जी। जी योगेश भाई।